महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। संस्कार का संधि विच्छेद बताना है। संस्कार में संधि विच्छेद क्या होगा? सस प्लस कार, सम प्लस कार, सन प्लस कार या फिर सह प्लस कार। तो संस्कार को सम प्लस कार लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। ऐसे लिखते हैं सम प्लस कार यानी कि संस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग बताना है। उत, उद या फिर उद। उपसर्ग का मतलब क्या आता है? जो शब्द में पहले जुड़ता है उसे उपसर्ग बोलते हैं, और जो लास्ट में जुड़ता है उसे प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय होता है जो शब्द के लास्ट में जुड़ता है, जैसे जगनिक। जगनिक में कौन सा प्रत्यय है? इक प्रत्यय। इस तरह से आपको बताना है कि उद्गम में प्रत्यय कौन सा है। तो उद्गम में उद प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। शुद्ध वाक्य चुनना है, शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं या फिर वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। और वेदों में 6 अंग, ये भी गलत है। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए सही है। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। आव्यांतर के विपरीतार्थक शब्द बताना है। विपरीत का मतलब होता है विलोम। विपरीत आभ्यंतर का आपको विलोम बताना है। तो आभ्यंतर का विलोम क्या हो जाएगा? बाह्य, अंदर, गुलामी या फिर अनारूढ़। तो ना तो गुलामी होगा, ना तो अनारूढ़ होगा, ना तो अंदर होगा, ये होगा बाह्य। ठीक है, बाह्य होगा आभ्यंतर का विलोम। चमक का पर्यायवाची बताना है। प्रकाश, बिजली, दामिनी या फिर चंचला। तो प्रकाश का मतलब होता है लाइट, यानी कि जो चमकदार होता है उसी को बोलते हैं प्रकाश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। अली का शाब्दिक अर्थ बताना है। भंवरा, सखी, दीप रखने की जगह या फिर अकेला। अली का मतलब क्या हो गया? ये हो गया सखी। तो अली का शाब्दिक अर्थ सखी हो गया, ऑप्शन नंबर बी सही है। अचल का पर्यायवाची शब्द है अचल। अचल मतलब स्थिर, अवरुद्ध, विकृत या फिर विद्रूप। अचल मतलब आपने सुना होगा कि अचल संपत्ति है उसके पास। अचल मतलब स्थिर है, वो उसको कोई जो है ले नहीं सकता। सॉरी, वो अचल है, इस तरह से स्थिर है वो। इस तरह बोला था ना कि ज़मीन है तो उसको बोलते हैं अचल संपत्ति है, इसीलिए वहीं से लिया गया। अचल का जो पर्यायवाची है वो है स्थिर, ऑप्शन नंबर ए सही है। अग्रज का विलोमार्थक शब्द है मझला, बड़ा, अनुज या फिर विग्रह। मझला मतलब होता है बीच वाला। जैसे मान लीजिए बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये सबसे छोटा है, ये हो गया बड़ा, ये हो गया छोटा, और जो बीच वाला होता है उसे बोलते हैं मझला। ठीक है, तो मझला तो होगा नहीं। ठीक है, ये बड़ा हो गया, ये उससे छोटा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया, तो मझला तो होगा नहीं, मझला नहीं होगा। बड़ा तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अनुज मतलब होता है छोटा, और छोटे का विलोम क्या होगा? बड़ा, यानी कि अग्रज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। 100 की गिनती को कहते हैं शतक, सती, शताब्दी या फिर प्रतिशत। प्रतिशत तो बोलते हैं 100 में जो भाग होता है, जैसे मान ली 1% बोल दिए तो होगा 1/100, तो प्रतिशत तो होगा नहीं। शताब्दी मतलब होता है कि 100 साल, 100 साल वो शताब्दी बोलते हैं। सती मतलब जो किसी के जैसे वियोग में सती जाती है, पहले था सती प्रथा, उसको देते हैं। लेकिन क्या होगा? इसका शतक होगा। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? सुखी, आरूढ़, उपकरण या फिर निर्विरोध। सुखी क्या है? क्या उसमें उपसर्ग लगा है? तो इसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। आरूढ़ में आ उपसर्ग लगा है, उपकरण में उपसर्ग लगा है, और निर्विरोध में नि उपसर्ग लगा है। लेकिन सुखी में कोई उपसर्ग नहीं लगा है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा सुखी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बालों के समूह को क्या कहते हैं? बाल यानी कि जो बाल होता है ना, इसे मान लीजिए भाई साहब हैं, ठीक है, और ये इनके बाल हैं। मान लीजिए इनके कुछ बहुत बड़े बड़े बाल हैं, मान लीजिए ऐसे बाल हैं इनके। ठीक है, तो बालों को समूह क्या बोलते हैं? ढेर तो बोलेंगे नहीं। लट, गुच्छा या फिर अवली। तो बालों के समूह को बोलते हैं लट। गुच्छा क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई अंगूर है, ठीक है, तो अंगूर का जो गुच्छा होता है, अंगूर ऐसे मान लीजिए है, अंगूर है, इसको बोलेंगे गुच्छा। तो ये गुच्छा तो होगा नहीं, ढेर भी नहीं होगा, तो क्या होगा? लट होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है। व्याकरण का ज्ञान रखने वाला, यह आपको बताना है कि व्याकरण का ज्ञान रखने वालों के लिए
एक शब्द क्या होगा? पंडित, विद्वान, व्याख्याता या फिर व्याकरण। तो व्याकरण का ज्ञान रखने वाले के लिए जो शब्द होगा वो होगा व्याकरण। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या है? जो दान में दिया गया हो, जिसका परित्याग किया जा सके, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो, जिसका परित्याग आवश्यक हो। परिव्यक्त, इसका मतलब दान में दिया, जो दान में दिया गया वो नहीं होगा, जिसका परित्याग किया जा सके ये भी नहीं होगा, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो वही होगा परिव्यक्त। ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? रेस्तरां बताना है। जापानी, जर्मनी, रूसी या फिर फ्रांसीसी। तो रेस्तरां जो है फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव बताना है। रैन, यौ, शून्य या फिर सूत्र। रैन नहीं होगा, यौ। रैन, यौ, शून्य या फिर सूत्र। तो जो तद्भव शब्द है वो क्या है? रैन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। किस शब्द की वर्तनी सही है? अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय में कैसे लिखते हैं आप? अंतर्राष्ट्रीय तो लिखते नहीं है, ये तो गलत है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय भी नहीं लिखेंगे, क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय। ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है? ये आपको बताना है। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, पाकिस्तान या फिर मॉरिशस। तो जो मॉरिशस है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। और मॉरिशस में, जो मॉरिशस है यहाँ पर बहुत सारे इंडियन ही हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उत्कंठा का पर्यायवाची है लालसा, उत्पन्न, उपेक्षा या फिर उलाहना। तो उत्कंठा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा लालसा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। ऊहापोह का पर्यायवाची क्या है? निश्चित, असमंजस, अभिभूत या फिर व्याग्रता। तो ऊहापोह का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? असमंजस, यानी कि असमंजस में पड़ना ही ऊहापोह को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या कहेंगे? प्रसन्नचित, प्रसून, प्रसून तो बोलते हैं प्रसन्नता या फिर आशुतोष। तो जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या बोलते हैं? आशुतोष बोलते हैं। प्रसन्न मतलब होता है पुष्प, और आशुतोष को बोलते हैं जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। ऑप्शन नंबर डी। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरा या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? लकड़ी का बर्तन अग्नि से तेज जल सकता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, या फिर छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसका यही आंसर है, छल कपट का जो व्यवहार है हमेशा नहीं चलता, इसी को बोलते हैं काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कृष का विलोम है बिटप, हष्टपुष्ट, केश या फिर भव। तो कृष का जो विलोम है वो है हष्टपुष्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। अल्पज्ञ का विलोम क्या है? अल्पज्ञ मतलब थोड़ा, सर्वज्ञ, बहुज्ञ, अवज्ञ या फिर कृतज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो विलोम है वो है सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, खूंटी शब्द का बहुवचन बताइए। खूंटियाँ, खूंटियों, खूंटियाँ या फिर खूंटियों। तो जो खूंटी है, इसे एक खूंटी दीवार में कभी रहता है ऐसे लगाया जाता है, इस पर कपड़े पर टांगने के लिए लगाया जाता है इसको। और खूंटी का जो बहुवचन है वो हो जाएगा खूंटियाँ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। आजन्म, निर्भीक, आजीवन या फिर ईश्वर। ठीक है, तो क्या है? ईश्वर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? प्रतिनिधि, प्रतिनिधि, प्रतिनिधि या फिर प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विद्यालय में जलपान को उत्तम प्रबंध है, इसमें बताना है कि कौन सी त्रुटि है। तो विद्यालय में ये बिल्कुल सही है, जलपान
का उत्तम प्रबंध होगा, ना कि को होगा। इस वजह से ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है। इसमें बताना त्रुटि कहाँ पे है, मुझे में है या इस यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है। तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, ना कि अच्छी लगती है। इस वजह से अच्छी लगती है बिल्कुल करेक्ट यहाँ होगा, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, ये होगा करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम है, आज, आँख, अग्र या फिर आग। तो जो अग्र है ये तत्सम है, बाकी सारे क्या हैं, तद्भव है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। निम्नलिखित के लिए एक शब्द चुनिए, पर्वत की तलहटी, द्रोण, बेसिन या फिर घाटी। इसे बताना है पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या द्रोण होगा, बेसिन होगा, घाटी होगा, नहीं, ये होगा उपत्यका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, कृपण, मसृण, मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी। तो कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द है कृपण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। निम्नलिखित प्रश्न के वाक्यों में आए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या वह अपने डैश को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। इसमें बताना है शत्रु, सहयोगी, विपक्षी या फिर प्रतिरोधी। तो होगा शत्रु, यानी कि उसका हृदय इतना कोमल है कि वह मित्र तो क्या अपने शत्रु को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। ऑप्शन नंबर ए सही है। देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, उद्धृत, प्रबुद्ध, संबंध या फिर उद्यत। तो देश रक्षा के लिए प्रत्येक नागरिक को उद्यत रहना चाहिए, और यही शब्द यहाँ पर आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अरविंद शब्द का पर्यायवाची बताना है, कल्प वृक्ष, केवड़ा, कमल या फिर गुलाब। तो जो अरविंद शब्द का पर्यायवाची है वो हो जाएगा कमल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और सी बिल्कुल सही आंसर है। निर्धन में कौन सी संधि है, अयादि संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या फिर विसर्ग संधि। तो निर्धन में विसर्ग संधि है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। तो देशांतर में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट, उषा नागरी। निम्न पंक्ति में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास, श्लेष, रूपक या फिर उपमा। तो अंबर पनघट में डूबो रही ताराघट, उषा नागरी में रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, इष्टिका, कुपुत्र, अमी या फिर उलूक। तो इसमें जो तद्भव शब्द है वो है अमी। ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। निम्नलिखित वाक्यों में सही वाक्य का चयन कीजिए। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि और ब्रजभाषा के सूर हैं। तुलसी अवधि के श्रेष्ठ कवि हैं और सूर ब्रजभाषी हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा तुलसी और सूर क्रमशः अवधि और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। जीवन और साहित्य का निकट संबंध है, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है, जीवन और साहित्य का अगाध संबंध है, या फिर जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जो इसमें करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही है। करुरस का स्थायी भाव बताना है, क्या होगा, उत्साह, शोक, रति या फिर हास्य। तो जो करुरस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। ऑप्शन नंबर डी